मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। 31 मई 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्ज़ाम 2025 से संबंधित प्री परीक्षा को संपन्न कराया है। इस परीक्षा में ज्योग्राफी के पेपर में 30 क्वेश्चन जीएस के थे और 90 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं इसी परीक्षा में पूछे गए ज्योग्राफी के 90 क्वेश्चंस के बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है स्पेंसर और थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व एवं सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया है। जब भी आप स्पेंसर और थॉमस के बारे में मतलब इन दोनों नामों को जब आप सुने तो हमेशा याद रखिएगा, इन्होंने विश्व को 11 कल्चरल रीजन्स और 50 कल्चरल रियल्म्स में विभाजित किया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा सी, 11 सांस्कृतिक विश्व और 50 सांस्कृतिक परिमंडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा जा रहा है कि भूगोल में कौन सा दृष्टिकोण, यहाँ पर 4 भूगोल के वाद दिए हुए हैं, 4 अप्रोचेस दी हुई हैं ज्योग्राफी की। इनमें से कौन सी अप्रोच इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य स्थान को कैसे समझते हैं और उसके साथ कैसे अंतर्क्रिया करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्यवहारिक भूगोल, ये बिहेवियरल ज्योग्राफी। इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से स्थान को समझ रहा है और किस प्रकार से उस स्थान के साथ अंतर्क्रिया करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्यवहारिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा जा रहा है कि वेबर के अनुसार किसी कारखाने का स्थान निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, वेबर ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण कारक बताए हैं। 3, पहला है परिवहन लागत, दूसरा है श्रम लागत और तीसरा है एकत्रीकरण का प्रभाव। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है परिवहन लागत का। इन तीनों ही कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक है परिवहन लागत का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के आधार पर, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के आधार पर हम अपने कारखाने की स्थापना के लिए किसी स्थान को निर्धारित करते हैं। अब अगर हमें कहीं पर श्रम के आधार पर, श्रम के लेबर कॉस्ट में अगर हमें कहीं पर बचत हो रही है तो अब हम उस कारखाने को, जिसको कि हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के आधार पर स्थापित किया, उसको हम लेबर कॉस्ट के आधार पर किस दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि हम जिस दूसरे स्थान पर उसको शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमें लेबर कॉस्ट में थोड़ी सी बचत हो जाए। इसी तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के आधार पर स्थापित किए गए कारखाने को एकत्रीकरण के प्रभाव के आधार पर भी हम उसको थोड़ा सा विस्थापित कर सकते हैं, अलग स्थान पर इसकी स्थापना कर सकते हैं। तो इन तीनों ही प्रभावों में, चाहे वो परिवहन लागत हो नंबर 1 पर, चाहे वो श्रम लागत हो नंबर 2 पर, और चाहे वो एकत्रीकरण का प्रभाव हो, एग्लोमरेशन का इफेक्ट हो, इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है परिवहन लागत का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की ज्वार भित्ति, ये जो टाइडल बोर्ड्स होते हैं, ज्वार भित्ति को पोरोरोका कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेजन नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, चलो हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है M.A. बस्टीड। इन्होंने ज्योग्राफी एंड वोटिंग बिहेवियर नाम की एक बुक है, उसको लिखा था। ये बिल्कुल सही से मैच कर रहा है। अगला है मैकिंडर की डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड रियलिटी, ये भी सही है। आगे कह रहा है कि कोहेन ने बुक लिखी है जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ पीस, ये गलत है। ये कोहेन ने नहीं लिखी है, ये लिखी है स्पाइक मैन ने। और इसके आगे कह रहा है सेवर स्काई और इनकी बुक है एयर पावर की टू सर्वाइवल, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सही से मैच नहीं है वो है ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, पूछा गया है कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं, तो पहला सही सुमेलित है, दूसरा है और चौथा
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें भी कहा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है बारदोली छीड़ा, और यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाब। ये जो बारदोली छीड़ा है, ये जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, ये पंजाब में नहीं पाए जाते हैं, ये आसाम में पाए जाते हैं, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन ए। बाकी के ये तीनों बिल्कुल सही से मैच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 भारतीय भाषाएं दी हुई हैं। उड़िया, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है, मैथिली, जो कि बिहार और झारखंड में बोली जाती है, असमी, जो कि आसाम में बोली जाती है, और कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है। तो इन भारतीय भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हमको इन चारों भाषाओं को अरेंज करना है इनके बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो उड़िया, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है, मैथिली बिहार झारखंड में बोली जाती है, असमी और कश्मीरी। इनमें अगर देखा जाए तो इन चारों में ही जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भाषा वो है उड़िया। उसको हम रखेंगे यहाँ पर लास्ट में। पहला एक स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो यहाँ पर हम रखेंगे उड़िया भाषा को 1 पर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो या तो ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 का मतलब है कश्मीरी, तो इस आधार पर कश्मीरी को नंबर 1 पर रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि कश्मीरी भाषा है वो सबसे कम बोली जाती है, और उड़िया भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जा रही है। अब बीच में रह गई मैथिली और असमी, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 और 3 और 2 में कोई एक हो सकती है। अब अगर हम इसको देखें, मैथिली और असमी में अगर हम देखें तो इन दोनों में जो असमी भाषा है वो मैथिली की तुलना में ज़्यादा बोली जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इन चारों ही स्थानों में जो सबसे कम भाषा बोली जाती है कश्मीरी, वो यहाँ पर रखी गई है, जो उसके बाद मैथिली को यहाँ पर रखा गया है। मैथिली से ज़्यादा बोली जाती है असमी, और असमी से ज़्यादा बोली जाती है उड़िया भाषा। तो इस तरीके से 4, 2, 3, 1, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा क्वेश्चन है। दोलन रहित पारिस्थितिक स्थिरता है, ये जो नॉन ऑक्सीलेशन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है वो क्या होती है। सविंदर सिंह में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन की जो अवस्था होती है, जो पारिस्थितिकी स्थिरता होती है, उसको बोला जाता है दोलन रहित पारिस्थितिक स्थिरता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित तत्वों को पृथ्वी की पपड़ी में उनके पाए जाने की मात्रा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिकॉन। ये जो 5 तत्व हैं ये पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाते हैं। अब इनको अरेंज करना है कि कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं, इनको घटते हुए क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑक्सीजन OSiAl, एल्यूमिनियम OSiAl, Fe मतलब आयरन, OSiAl, Fe Ca कैल्शियम, Na सोडियम, OSiAl, Fe Ca, Na पोटेशियम, और फिर Mg। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, Si दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया है, Fe दिया है और Mg दिया है। अब अगर हम इनको घटते हुए ही हमें क्रम में अरेंज करना है तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जा रहा है वो है नंबर 1 पर ऑक्सीजन है, फिर Si पाया जा रहा है जो कि यहाँ पर 5वें स्थान पर दिया हुआ है, और उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जा रहा है जो कि दूसरे स्थान पर दिया हुआ है, उसके बाद Fe मतलब लोहा, आयरन पाया जा रहा है जो कि चौथे स्थान पर दिया हुआ है, और उसके बाद CaNa है नहीं और Mg दिया हुआ है, और Mg यहाँ पर तीसरे एलिमेंट के रूप में दिया हुआ है। तो 1 5 2 4 3 1 5 2 4 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई हैं पुस्तकें और लेखक से संबंधित, इन दोनों को मिलाना है और सही कोड का हमको चयन करना है। तो सभी जानते हैं कि रेडिकल ज्योग्राफी जो बुक है वो रिचर्ड पीट के द्वारा लिखी गई है। रीजनल ज्योग्राफी जो ये जो बुक है ये लिखी गई है मिन्शुल के द्वारा। ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच ये जो बुक है ये लिखी गई है DM स्मिथ के द्वारा। और बाकी की बची ये वाली बुक जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी ये लिखी गई है किर्क के द्वारा। तो इस तरीके से अगर हम इसका मिलान करें, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा क्वेश्चन है। वीटल सी ने विश्व के कृषि प्रदेशों के परिसीमन में निम्नलिखित में से किसको आधार नहीं माना था, है ना। उन्होंने 5 आधार दिए थे। इसमें जीवन स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उन्होंने एज ए आधार उन्होंने यूज़ नहीं किया था। जबकि उन्होंने कृषि उत्पादों के उपभोग के ढंग को यूज़ किया था। फसलों और पशुपालन में क्या संयोजन होगा इसका भी उन्होंने यूज़ किया था। भूमि उपयोग की जो क्षमता और उत्पादन विधि है उसका भी उन्होंने यूज़ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल भी कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एक यहाँ पर अभिकथन दिया हुआ है और नीचे उसका कारण दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं और क्या कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे अभिकथन में कहा जा रहा है कि उच्च अक्षांशों में, हाई लैटिट्यूड्स में होते हुए भी जो उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर हाई लैटिट्यूड्स में है, बिल्कुल क्लियर है। उत्तरी सागर में उच्च लवणता पाई जाती है, ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तरी सागर में उच्च लवणता पाई जाती है और वो उच्च अक्षांशों हाई लैटिट्यूड्स में भी स्थित है। बावजूद इसके भी वहाँ पर उच्च लवणता पाई जाती है। इसका कारण दिया हुआ है कि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी सागर में लवणता बढ़ाती है। ये बिल्कुल सही है, ये मतलब कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, GPS का ये क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि GPS उपग्रह जो होते हैं उनकी जो उच्च कक्षीय ऊंचाई होती है वो क्या होती है, उनकी जो ऑर्बिट होती है वो क्या होती है। बहुत आसान सवाल है। वो लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनकी ऑर्बिट होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्रिस्टॉलर का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि क्रिस्टॉलर के केंद्र स्थल सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, कौन से कथन सही हैं ये हमको बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है कि प्रदेश एक समरूप मैदान हो जहां समान क्रय शक्ति हो। ये जो अजम्पशन है ये क्रिस्टॉलर का अजम्पशन है, ये बिल्कुल सही है। क्रिस्टॉलर का सिद्धांत निश्चित के, फिक्स्ड के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि क्रिस्टॉलर का सिद्धांत अस्थिर के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, नहीं ये गलत है, ये लॉश का होना चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों में से पहला और दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये भी एक अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, होम रेंज, पारिस्थितिकी नीच और इकोटून और आवास, हैबिटाट। कौन सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक प्रजाति की स्थिति का वर्णन करता है जिसमें प्रजातियों के आवास की आवश्यकताएं और साथ ही उनकी कार्यात्मक भूमिका शामिल है। अगर आपने इकोलॉजिकल नीच के बारे में पढ़ा हुआ है तो यही इकोलॉजिकल नीच का डेस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही आसान सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना दी थी। तो वो थे फ्रेडरिक रेडजेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49
इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो सही से सुमेलित नहीं है उसको देखना है। चलिए, आइसोहेल, आइसोहेल समान धूप रेखा, ये तो सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है आइसोबार, यहाँ और यहाँ पर कहा जा रहा है समान दाब रेखा, ये भी सही से सुमेलित है। आगे कह रहा है आइसोनेफ, आइसोनेफ के आगे लिखा हुआ है समान हिम रेखा, ये गलत है। आइसोनेफ का मतलब होता है कि मतलब एक ऐसी लाइन जो कि ऐसे स्थानों को जोड़ती है जहाँ पर क्लाउडीनेस या जो बादल छाए रहते हैं उनकी मात्रा जो अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस है वो समान रहे उन स्थानों पर, है ना। तो आइसोनेफ बादलों से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो हिम रेखा है इससे संबंधित नहीं है, तो यही ये जो ऑप्शन सी है इसमें ये सही से सुमेलित नहीं है। आइसोक्लाइन समान ढाल रेखा, ये भी सुमेलित हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 49 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। चलिए इसको देखते हैं कि ए में दिया हुआ है असंतुलित वृद्धि सिद्धांत, ए ओ हिर्शमैन ने दिया हुआ है, ये सुमेलित है। आगे दिया हुआ है कोर पेरीफेरी मॉडल, ये जॉन फ्रीडमैन का, ये भी सुमेलित है। आगे दिया हुआ है क्युमुलेटिव कॉजेशन मॉडल, संचयी कारणत्व सिद्धांत, ये गुन्नार मिर्डाल का है, ये भी सही से सुमेलित है। और यहाँ दिया हुआ है निवेश निर्गम मॉडल, डब्ल्यू रोस्टोव, ये रोस्टोव का नहीं है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल की द्वैधता की नींव रखी थी। अब इससे आसान सवाल क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एडवर्ड उलमैन की स्थानिक अंतरक्रिया की संकल्पना किस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। बहुत ही आसान सवाल है, यूएसए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कोरियोलिस फोर्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो कथन सही नहीं है वो बताना है। चलिए पहला कथन देखते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाहिनी दिशा में मोड़ देता है, ये सही है। आगे कह रहा है कि यह दक्षिणी गोलार्ध में हवा को दाहिनी दिशा में मोड़ देता है, यही गलत है ना, ये गलत है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी सही है। भूमध्य रेखा पर लगभग अनुपस्थित ही होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन तीव्र प्रकार का व्यापक संचलन नहीं है। यहाँ पर मास मूवमेंट्स दिए हुए हैं 4, उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा रैपिड टाइप का व्यापक मतलब तीव्र प्रकार का संचलन नहीं है। तो जो सॉलिफ्लेक्शन होता है, जो मृदा सर्पण होता है, ये व्यापक प्रकार का तीव्र प्रकार का संचलन जो है वो नहीं होता। इसमें बहुत धीमे धीमे जो है मिट्टी नीचे की ओर सरकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यात्मक पहलू मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। देखिए जो इकोसिस्टम का जो फंक्शनल एस्पेक्ट होता है वो मुख्यतः, देखिए जो भी इकोसिस्टम है वो मुख्यतः एनर्जी के फ्लो पर कार्य करता है। एनर्जी का फ्लो नहीं होगा तो कोई भी इकोसिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है प्रकृति की एकता की अवधारणा पर किस भूगोलवेत्ता ने बल दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पर्वतों से निर्मित सीमाएं क्या कहलाती हैं। पूर्ववर्ती। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि एटी महान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं या नहीं है, ये हमको बताना है। मतलब कौन से कथन सही हैं ये हमको बताना है। चलिए तो पहला कथन है एटी महान के संदर्भ में उन्होंने समुद्र शक्ति की तुलना में वायु शक्ति को अधिक महत्व दिया था। ऐसा नहीं है, उन्होंने समुद्र शक्ति को महत्व दिया था। तो ये पहला ही स्टेटमेंट उनका गलत हो गया है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि उनकी मतलब एटी महान की पुस्तक है द लाइफ ऑफ नेल्सन, ये तो सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर उपकरण दिए हैं, उनका उपयोग बताया गया है। बैरोमीटर वायुदाब को मापने में काम आता है। नैनोमीटर वायु वेग का मापन करता है। नैनोमीटर नहीं करता है वायु वेग का मापन। ये जो नैनोमीटर है ये यूनिट होती है लेंथ की,
ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक यूनिट है लंबाई नापने की। तो यही सही से सुमेलित नहीं है, यही सही से सुमेलित नहीं है। बाकी ये सभी सही से सुमेलित हैं, चाहे वो प्लेनीमीटर हो या ऑपिसोमीटर हो, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। इन दोनों का मिलान करना है। सूची 1 में हमको इस्पात संयंत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में दिया हुआ है कि इनके पास का जो निकटतम जो लौह अयस्क का की जो क्षेत्र हैं, जो खाने हैं, वो कौन सी हैं। तो जैसे जो भिलाई है, भिलाई का जो इस्पात संयंत्र है वो डल्ली राजहरा की जो लोहे की खान है वहाँ से लौह अयस्क प्राप्त करता है। इसी तरीके से जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो बरसुआ की खानें हैं वहाँ से लौह अयस्क को प्राप्त करता है। ये जो विजयनगर इस्पात संयंत्र है ये हॉस्पेट से लौह अयस्क प्राप्त करता है। और सलेम, तो यहाँ पर सलेम दिया ही हुआ है, ये यहाँ से लौह अयस्क प्राप्त करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बहुत आसान सवाल। मेंटल प्लूम का जो सिद्धांत था वो किसने दिया, उसके प्रतिपादक कौन थे। जो विल्सन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बहुत आसान सवाल है। निम्नलिखित में से किस पर अपक्षय का प्रभाव, ये जो वेदरिंग है प्रभाव सबसे धीमा, सबसे स्लो होता है ना। तो संगमरमर मार्बल पर, आयरन पर, क्लास्टिक रॉक्स खंडित चट्टानों पर, या ग्रेनाइट पर। तो देखिए ग्रेनाइट एक बहुत ही मजबूत चट्टान होती है, उस पर वेदरिंग का प्रभाव सबसे स्लो होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रदेशों को, यहाँ पर 4 प्रदेश दिए हुए हैं अफ्रीका के: पूर्वी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका। तो निम्नलिखित प्रदेशों को बढ़ते जनसंख्या के आकार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब इस तरीके से व्यवस्थित करना है ऐसे, मतलब जिस क्षेत्र में जनसंख्या सबसे अधिक हो उसको सबसे लास्ट में हमको रखना है, और जिस क्षेत्र में जनसंख्या सबसे कम हो उसको हमको यहाँ शुरुआत में रखना है। तो बढ़ता हुआ क्रम होता है, इस तरीके का क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर 4 एरिया दिए हुए हैं। पूर्वी अफ्रीका ये एरिया हो गया, मध्य अफ्रीका ये वाला क्षेत्र हो गया, उत्तरी अफ्रीका का ये वाला एरिया होगा, दक्षिण अफ्रीका का जो एरिया है वो ये वाला एरिया हो गया अफ्रीका के। ये अफ्रीका के 4 क्षेत्र दिए हुए हैं। इनमें अगर देखा जाए तो अगर आपने कभी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा भी है किसी भी बुक से, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि जो पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका में जनसंख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में, अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। तो पूर्वी अफ्रीका जो है, ये जो नंबर 1 पर है वो हम यहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे नंबर 1 पर, सबसे लास्ट में पूर्वी अफ्रीका को रखेंगे। तो इस आधार पर या तो बी सही होगा या फिर डी सही होगा। चलिए अभी और भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ बी और डी में 2 दिए हुए हैं, टू लिखा हुआ है, 1 तो यहाँ लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है। तो इस जगह पर, इस स्थान पर बीच में हम यहाँ पर लिखेंगे 2 को, है ना। तो 1 और 2 तो क्लियर हो गए। अब रह गया है 4 और 3। 4 और 3 मतलब उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका। अब इसमें से हमको देखना है कि किस में जनसंख्या ज़्यादा है। तो जो उत्तरी अफ्रीका है वो, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की तुलना में जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। उत्तरी अफ्रीका के थोड़ा बहुत जो कि मतलब जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एरिया है वहाँ पर जनसंख्या अधिक है दक्षिणी अफ्रीका की तुलना में। तो इस तरीके से इस स्थान पर आ जाएगा 3 और बचा हुआ ये स्थान, इस स्थान पर आ जाएगा 4। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा एक रडार प्रणाली से संबंधित विभेदन नहीं है। यहाँ पर 3 तरीके के रिजोल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। ग्राउंड रिजोल्यूशन भूमि विभेदन, अजाइमुथ रिजोल्यूशन अजाइमुथ विभेदन और रेंज रिजोल्यूशन प्रसार विभेदन। यहाँ पर 3 प्रकार के रिजोल्यूशन दिए हुए हैं और इन तीनों का संबंध रडार से होता है। इन तीनों का ही संबंध रडार से होता है। रडार से ये तीनों संबंधित होते हैं, चाहे वो ग्राउंड रिजोल्यूशन हो, अजाइमुथ रिजोल्यूशन हो या वो रेंज रिजोल्यूशन हो। अब ऑप्शन डी दिया हुआ है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रडार प्रणाली से संबंधित विभेदन नहीं है। तो अगर इन चारों में देखा जाए तो ऊपर के तीनों तो भाई
वो रडार का जो सिस्टम है उससे संबंधित हैं, और डी संबंधित नहीं है क्योंकि यहाँ दिया हुआ उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। प्रादेशिक सीमांकन की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है? ये भी पीवाईक्यू है। शायद 2-3 साल पहले ये यूजीसी नेट की परीक्षा में या शायद किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसके बारे में बताया भी था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किसमें पूछा गया, लेकिन ये पीवाईक्यू है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि ये जो रीजन्स होते हैं उनको डेलिनिएट करने के लिए जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, वो ग्राफ सिद्धांत भी होता है, थीसेन पॉलीगॉन भी होता है, और डिस्टेंस मिनिमाइजेशन मेथड भी होता है। जबकि मानचित्र पर अधिव्यापन विधि ये मात्रात्मक विधि नहीं है। बाकी की ये तीनों मात्रात्मक विधियां हैं, ये मात्रात्मक विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ज्योग्राफिकल थॉट का बहुत ही आसान सवाल है। व्यवहारिक मैट्रिक्स का प्रतिपादक कौन है? सभी जानते हैं एलन प्रेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्यवहारिक मैट्रिक्स जो है एलन प्रेड के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67, बहुत आसान सवाल है। ओशनोग्राफी का ऊज को मुख्यतः सिलिका प्रधान और चूना प्रधान ऊज में वर्गीकृत किया जाता है। बात बिल्कुल ठीक है। दो तरीके की ऊज होती हैं, सिलिका प्रधान और चूना प्रधान। निम्नलिखित में से सिलिका प्रधान ऊज का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 प्रकार की ऊज दी हुई हैं, इनमें से सिलिका प्रधान ऊज कौन सा है? तो हम जानते हैं रेडियोलेरियन और डायटम, ये सिलिका प्रधान ऊज होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र, ये जो एयर मासेस होते हैं उनकी उत्पत्ति के जो क्षेत्र होते हैं जिनको कि सोर्स रीजन कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक हैं? यहाँ पर 4 क्षेत्र दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है कि इन चारों क्षेत्रों में से एयर मासेस के निर्माण से संबंधित सोर्स रीजन उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, ना वो दक्कन का पठार है क्योंकि बहुत छोटा है, ना वो विश्वतरेखी वन है, ना ही वो हिमालय है। ये हैं उच्च अक्षांशों के अति उच्च हिमाच्छादित महाद्वीप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सरिता अपहरण से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अभिकथन में दिया हुआ है कि सरिता अपहरण जो है वो सामान्य अपरदन चक्र की तरुणावस्था की सबसे विशिष्ट विशेषता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि ये जो तरुणावस्था होती है नदियों का जो अपरदन चक्र होता है उस अवस्था में ये सरिता अपहरण की जो घटना होती है वो घटित होती है। अब इसका कारण दिया हुआ है कि तरुणावस्था में नदियां शीर्ष अपरदन द्वारा अन्य छोटी धाराओं के जल का अपहरण कर लेती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि तरुणावस्था में जो नदियां होती हैं वो शीर्ष अपरदन करती हैं, हेडवार्ड इरोजन करती हैं। इस प्रकार के इरोजन के द्वारा क्या करती हैं कि जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनके पानी को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, उनका अपहरण कर लेती हैं। तो इस तरीके से अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 और यहाँ पर भी युग्म दिए हुए हैं 4, और कौन एक सही सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो डोलोमाइट मिर्ज़ापुर में मिलता है, ये सही है। तांबा ललितपुर में मिलता है, ये सही है। चूना पत्थर सोनभद्र में होता ही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ग्लास सैंड मेरठ में नहीं होती है, और यही जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, और ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने कुछ दिन पहले ही, मतलब इस पेपर से 6-7 दिन पहले ही मैंने एक अपनी लाइव क्लास ली थी। उसमें मैंने कुछ बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट और कठिन क्वेश्चंस मैंने बताए थे, और उन क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन भी था, और अंततः ये क्वेश्चन जीडीसी के एग्ज़ाम में आया भी। फिर मैंने उस लाइव क्लास को मैंने अभी उसको मतलब प्राइवेट कर दिया है, लेकिन वो है, अगर आप चाहेंगे तो आपको वो क्लास मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित किन सूचनाओं के प्रयोग से वायु फोटो, ये जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं उनके मापक, उनका जो स्केल है उसकी गणना की जा सकती है। ये जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं उनका भी एक स्केल होता है ना, उनका भी एक मापक होता है। तो यहाँ पर 4 सूचनाएं दी हुई हैं हमारे पास। वायुयान की ऊंचाई, कैमरे का फोकल लेंथ, वायुयान की स्पीड गति, या ये जो धरातली प्रधान बिंदु ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट। अब इन चारों में से किन का यूज़ करके हम
उस एरियल फोटोग्राफ के स्केल की गणना कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हमें स्केल की गणना करने के लिए, किसी भी एरियल फोटोग्राफ की स्केल की गणना करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वायुयान की ऊंचाई कितनी है और जो कैमरा लगा हुआ, जो कैमरा माउंट है उस पर, उसका फोकल लेंथ कितना है। तो 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अभी पहले इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित गैसों को वायुमंडलीय संरचना में योगदान के बढ़ते हुए क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है, किसको व्यवस्थित करना है? यहाँ पर 4 गैसेस दी हुई हैं, ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल में ये चारों की चारों गैसेस पाई जाती हैं। अब इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, और हम इनको याद कैसे करते हैं? घटते हुए क्रम में। हमने कैसे इनको याद किया है? हमको पता है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है जो गैस, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, है ना, हीलियम, मीथेन, मीथेन के बाद क्रिप्टॉन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड के बाद आ जाता है हाइड्रोजन के बाद जेनॉन, हाइड्रोजन के बाद जेनॉन, है ना। तो इस प्रकार से हम याद करते हैं घटते क्रम में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद जेनॉन। अब लेकिन यहाँ पूछ रहा है बढ़ते क्रम में, उल्टा पूछ रहा है। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये है कि जैसे कि जो गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, उससे कम मात्रा वाली गैस को हम यहाँ लिखेंगे, उससे कम इस जगह पर लिखेंगे, उससे कम इस जगह पर लिखेंगे। तो सबसे कम कौन सी पाई जाएगी, अब इसको हमको उल्टा देखना पड़ेगा। तो उल्टा अगर हम चलें तो जो सबसे कम पाई जा रही है वो है जेनॉन, वो सबसे कम पाई जा रही है वो है जेनॉन। तो जेनॉन को हम रखेंगे इस जगह पर नंबर 1 पर जेनॉन। उसके बाद उससे अधिक पाई जा रही है वो है हाइड्रोजन। यहाँ जेनॉन से अधिक पाई जा रही है हाइड्रोजन, तो 2 नंबर पर उसको रखेंगे हम यहाँ। हाइड्रोजन से ज़्यादा पाई जा रही है क्रिप्टॉन यहाँ पर पाई जा रही है, उसको हम रखेंगे इस जगह पर। और क्रिप्टॉन से ज़्यादा पाई जा रही है हीलियम, और हीलियम को हम रखेंगे इस जगह पर। तो 1 2 4 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी ये क्वेश्चन क्या होता, घटते हुए क्रम में होता तो आप बड़े आसानी से इसको कर लेते। अगर ये आपको क्रम याद होता, तो अगर आपको पता है कि हमारी वायुमंडल में गैसों के पाए जाने का जो परसेंटेज है, जो मात्रा है, उसका घटता हुआ क्रम क्या है ना, अगर वो आपको याद है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनॉन, अगर ये क्रम आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखा था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला था। अच्छा क्वेश्चन है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आसान होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश से बेहतर है? तो अरुणाचल प्रदेश है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 74। पैराडाइम की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? थॉमस कोहन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। बहुत ही आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर 4 प्रकार के ये जो एरिया दिए हुए हैं, ये लैंड यूज दिए हुए हैं 4 प्रकार के। फॉरेस्ट है, वाटर है, सैंड है, स्नो कवर है। इनके एल्बिडो को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ना कि घटते हुए क्रम में। तो जिसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है, अब हम जानते हैं कि इन चारों में सबसे ज़्यादा एल्बिडो जो होता है वो हिम आवरण का होता है, सबसे ज़्यादा। उसके लिए मैं ये सिंबल बना दे रहा हूँ। जो सबसे कम एल्बिडो होता है वो पानी का होता है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा दे रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट मैं लगा दे रहा हूँ, वो कि इंडिकेट कर रहा है ये सबसे कम है। अब वन और रेत, तो वन और रेत की तुलना में रेत का जो एल्बिडो होता है, जो रेत का रिफ्लेक्शन होता है, वो वन से ज़्यादा होता है। तो रेत के लिए मैं एक इससे छोटा एक ये स्क्वायर बना देता हूँ, और वन के लिए इससे भी छोटा स्क्वायर बना देता हूँ। तो इस आधार पर हम देखें बढ़ते हुए क्रम में, तो 4
ये जो चौथा है हिमावरण, ये इस स्थान पर आएगा। उससे कम जो एल्बिडो है वो है रेत का, इसका जो स्क्वायर है वो छोटा है। मैंने एक सिंबॉलिकली इसका यूज़ किया है। तो रेत का स्क्वायर छोटा है तो 3 नंबर यहाँ पर आएगा। उससे छोटा स्क्वायर है 1 का, तो 1 नंबर यहाँ आएगा। और ये पॉइंट लगाया हुआ सबसे छोटा, इसका एरिया सबसे छोटा है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, है ना। तो 2 1 3 4 2 1 2 1 3 4 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। आसान सवाल है। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के किस चरण में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक होती है? सभी जानते हैं जो सेकंड स्टेज होती है उसमें जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो सबसे तेज़ होती है, सबसे फास्ट होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा सवाल है। निम्नलिखित महासागरों को उनमें पाए जाने वाले महाद्वीपीय मग्न तटों के प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक सिंबल बना देता हूँ, एक बड़ा स्क्वायर, एक बड़ा रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की तुलना में अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए हमको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो आसान है। तो सबसे अधिक हो गया जो है 2। ठीक है। अब 2 के बाद या तो 1 आएगा या 3 आएगा। तो यहाँ पर भी दिया हुआ देखिए 2, सी और डी में से कोई एक होगा। तो 1 और 3 में देखना है कि किस में महाद्वीपीय मग्न तट ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट प्रशांत महासागर की तुलना में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। तो 2 के बाद आ जाएगा 1 और 1 के बाद आ जाएगा सबसे कम जो पाए जाते हैं, जहाँ पर पाए जाते हैं वो है प्रशांत महासागर। तो 2 1 3 2 1 3, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बहुत आसान सवाल है। 2 सूची दी हुई हैं। सूची 1 में अर्थव्यवस्था दी हुई है और सूची 2 में उस अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल दिया हुआ है, गतिविधियां दी हुई हैं। तो इन दोनों का मिलान करना है। जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो माइनिंग की होती है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी एक्टिविटी में विनिर्माण करते हैं, ये भी सही है। टर्शरी जो एक्टिविटी होती है, जो तृतीयक एक्टिविटी होती है वो बैंकिंग की होती है। और जो सूचना आधारित, जो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो जॉब्स होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्वार्टनरी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 और अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र जनसंख्या आंकड़ों के वितरण को परिशुद्ध रूप से प्रदर्शित करता है। यहाँ पर 4 प्रकार के मानचित्र दिए हुए हैं। अब हमको जनसंख्या आंकड़ों के वितरण को बताना है। तो देखिए उसके लिए आपने पढ़ा भी होगा, ये जो डॉट मैप्स होते हैं, ये जो डॉट मेथड होता है वो जनसंख्या आंकड़ों के वितरण को दिखाने के लिए बहुत सटीक माना जाता है, बिल्कुल सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अच्छा क्वेश्चन है, एक नई तरीके का क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं अफ्रीकन तटरेखा पर पाई जाती हैं। यहाँ पर 4 महासागरीय धाराएं दी हुई हैं। अब अफ्रीका के तट पर कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो देखिए अगुलहास भी पाई जाती है, कनारी भी पाई जाती है, बेंगुएला भी पाई जाती है। लेकिन हम्बोल्ट और ये जो पेरू धारा है, जिसको हम्बोल्ट या पेरू धारा कहते हैं, वो दक्षिण अमेरिका के तट पर, है ना, पश्चिमी तट पर पाई जाती है दक्षिण अमेरिका के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 3 4। 2 3 4 का मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बेहतरीन क्वेश्चन है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना जिससे एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ मिल सके। निर्वाचन सीमा में परिवर्तन कर दो ताकि कोई एक जो पार्टी है उसको ज़्यादा वोट मिल जाए, उसको लाभ मिल जाए। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान, अच्छा सवाल है, आसान भी सवाल है, पूछा गया है, PYQ भी है। इसको बोलते हैं गैरी मैंडरिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा भू-जैव रसायन चक्र नहीं है, बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है यहाँ पर इन चारों में से। तो नाइट्रोजन तो है, वाटर साइकिल भी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको बोलते हैं ये भी है, फास्फोरस साइकिल भी है, लेकिन ओजोन चक्र है ये जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 बहुत आसान सवाल है, PYQ भी है। एक खाद्य श्रृंखला, एक फूड चेन के बारे में कहा जा रहा है। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। ये भी खाद्य श्रृंखला से ही संबंधित क्वेश्चन है। इसमें
कहा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। अब 4 कथन यहाँ दिए हुए हैं, इसमें से एक कथन गलत है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। ये क्वेश्चन मुझे अभी तक की मतलब ये जो फूड चेन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में से आज तक मुझे सबसे बेहतरीन, सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मुझे ये मिला है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आज तक का ये। इसके लिए मैं आंसर तो यहाँ आपको बता दूंगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको करूँगा। एक अलग शॉर्ट वीडियो मैं आपको बनाऊँगा इसके लिए। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि उच्च पोषण स्तर निचले स्तरों की तुलना में कम असतत होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी इसका मतलब क्या है ये मैं एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा। आगे कह रहा है कि आहार श्रृंखला प्रायः बड़ी होने का प्रयास करती हैं। आहार श्रृंखलाएं जो होती हैं बड़ी होने का, जैसे आहार श्रृंखला में आपने देखा होगा कि ट्रॉफिक लेवल्स पाए जाते हैं। तो 3 होते हैं, 4 होते हैं, बहुत ज़्यादा 5 होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। अब कह रहे हैं कि ट्रॉफिक लेवल 5 से बढ़ के 6 हो जाएं, 7 हो जाएं, 8 हो जाएं। यही तो मतलब होगा आहार श्रृंखला के बड़े होने का। लेकिन अगर आहार श्रृंखला बड़ी हो जाएगी तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में इससे जस्ट पहले का जो क्वेश्चन है उसमें बताया कि एक आहार श्रृंखला में नीचे के ट्रॉफिक लेवल से जस्ट ऊपर के ट्रॉफिक लेवल में मात्र 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। अब अगर हम आहार श्रृंखला बहुत बड़ी कर देंगे तो एनर्जी ही नहीं बचेगी जो कि आगे के ट्रॉफिक लेवल्स के जानवरों या जीव जंतुओं को मिल पाएँ। तो आहार श्रृंखलाएँ बड़ी होने का प्रयास नहीं करती हैं। स्टैंडर्ड आहार श्रृंखला होती है क्योंकि मतलब आहार श्रृंखला से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हर अगली ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी ही पहुंचती है पिछले ट्रॉफिक लेवल की तुलना में, जो कि 90% एनर्जी को ख़त्म कर देता है, कंज्यूम कर देता है। तो एनर्जी पहुंचानी है हमको ऊपर तक, ऊपर के ट्रॉफिक लेवल तक। तो इस आधार पर आहार श्रृंखलाएँ बड़ी होने का प्रयास नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जातियाँ उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करने में अधिक सक्षम होती हैं, बात बिल्कुल सही है। आगे डी है कि बढ़ते पोषण स्तरों के साथ श्वसन द्वारा क्षय होने वाली ऊर्जा की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कि आहार श्रृंखलाएँ बड़ी से बड़ी नहीं होंगी क्योंकि एनर्जी ही नहीं मिलेगी जो कि आगे तक पहुंच पाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ये ओशिनोग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है। 2000 से 4000 फैदम की गहराई पर मिलने वाला समुद्री निक्षेप चूना जो प्रधान पंख है उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इसका इंग्लिश वर्जन जरा पढ़ लेते हैं। कैलकेरियस ऊज विच इज़ पैलेजिक सी डिपॉजिट। कैलकेरियस ऊज जो कि एक पैलेजिक सी डिपॉजिट होता है, फाउंड बिटवीन 2000 to 4000 फैदम्स डीप, इट इज़ कॉल्ड। देखिए यहाँ पर कैलकेरियस ऊज की बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकेरियस ऊज 2 तरीके की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है टेरापॉड, पहली कैलकेरियस ऊज होती है टेरापॉड और दूसरी होती है ग्लोबीजेरिना। अब इसमें से ये जो टेरापॉड ऊज होती है वो 300 से 1000 फैदम के बीच में ही पाई जाती है। अधिकतम ये 2000 फैदम तक मिलती है। टेरापॉड ऊज अधिकतम 2000 फैदम तक ही मिलती है। और ग्लोबीजेरिना जो ऊज होती है ये 2000 से 4000 फैदम के बीच में मिलती है। 2000 से 4000 फैदम के बीच में मिलती है, जो कि यहाँ पूछा भी गया है कि 2000 से 4000 फैदम के बीच में पाई जाने वाली कैलकेरियस ऊज कौन सी है। तो वो इस क्वेश्चन के आधार पर वो कैलकेरियस ऊज है ग्लोबीजेरिना। इस क्वेश्चन के आधार पर वो ऊज है ग्लोबीजेरिना, जो कि एग्जैक्टली एक कैलकेरियस ऊज है और 2000 से 4000 फैदम की गहराई पर मिलती भी है। लेकिन ये इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक ही चूना प्रधान ऊज या कैलकेरियस ऊज दी हुई है, वो है टेरापॉड ऊज। लेकिन ये 2000 से 4000 फैदम, जबकि टेरापॉड ऊज मैक्सिमम 2000 तक पाई जाएगी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 2000 से 4000 फैदम की गहराई पर मिले, मतलब मोर देन 2000 फैदम की गहराई पर ये मिलती ही नहीं है। तो ये आंसर इसका हो नहीं सकता।
रेडियोलेरियन और ये जो डाइटम है ये सिलिशियस ऊज होते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। रेड क्ले ऊज होती नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर ग्लोबिजेरना ऊज दिया होता तो वो आंसर होता। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन गलत है और इस क्वेश्चन को हटा देना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ये एक अच्छा सवाल है। डाइक, ये जो डाइक है, ये जो डाइक की संरचना होती है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, पश्चिमी महाराष्ट्र में बहुत सारे डाइक देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87। ये भी एक अच्छा सवाल है, नया सवाल है। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के आधार पर जो एरिडिटी इंडेक्स है वो सेमिड एरिड रीजन्स के लिए, अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए वो इंडेक्स कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 0.20 से लेकर वो 0.50 के बीच में होता है सेमिड एरिड रीजन्स के लिए एरिडिटी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू UNEP। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। बहुत आसान अच्छा सवाल है। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटॉल प्रवाल भित्तियों के विकास के क्रमिक चरण हैं। यह किस सिद्धांत में समझाया गया है? डार्विन का अवतरण सिद्धांत। बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ज़्यादा विनाशकारी हैं? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं? तो वो हैं धरातली तरंगें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। पहले इसको पढ़ते हैं। EW बर्गेस के अनुसार नगरों का विकास नगर केंद्र के चारों ओर संकेंद्रीय पेटियों में होता है। बात बिल्कुल सही है, बर्गेस ने ऐसा ही कहा था। अब केंद्र से बाहर की ओर इन पेटियों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर बर्गेस के सिद्धांत से संबंधित 5 पेटियाँ दी हुई हैं, जो कि किसी शहर के लैंड यूज़ की ये पेटियाँ हैं। और उन्होंने बताया था कि ये जो पेटियाँ हैं इनका विस्तार जो है, इनका जो फैलाव है वो नगर केंद्र से बाहर की ओर पेटियों के रूप में, है ना, एक सर्किल्स के रूप में होता है। तो अब इनका क्रम हमको बताना है। तो बड़ा आसान सवाल है। सबसे अंदर जो होती है वो होती है CBD, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। तो नंबर 1 पर यही आ जाएगा CBD। तो या तो ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन डी हो, या ऑप्शन सी होगा। अब इसमें से भी 3 और 2 में बात आ रही है। तो हमको पता है कि ये जो CBD होता है उसके बाहर संक्रमण पेटी पाई जाती है, संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, जोन ऑफ ट्रांजिशन मिलता है। तो 1 के बाद 2 का स्थान आ जाएगा, 1 के बाद 2 का। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर 1-3 है, 1-3 है, यहाँ पर 1-2 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। भारत में निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? बैलाडीला है, गिरडीह है, बोकारो है, लेकिन कर्णपुरा नहीं है। कर्णपुरा नहीं है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। माल्थस के सिद्धांत का क्वेश्चन है। माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार होती है? तो आपने पढ़ा ही होगा, ये तो आसान सवाल है। जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, ऐसा ही माल्थस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस महासागर में लाल मृत्तिका के निक्षेप सबसे अधिक मिलते हैं? तो वो सही आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर कहा जाता है? तो हरमट्टन को कहा जाता है डॉक्टर। तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है इंका संस्कृति निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो इंका सिविलाइजेशन है, ये जो पेरुवियन हाईलैंड्स हैं साउथ अमेरिका के, ये जो पेरू देश है ना, वहाँ पर जो एंडीज़ हाईलैंड्स हैं वहाँ पर ये इंका संस्कृति देखने को मिलती है। और ये सी में दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो मध्य अमेरिकन उच्च भूमि है वहाँ पर माया सभ्यता देखने को मिलती है। यहाँ पर माया सभ्यता मैक्सिको में, होंडुरास में, इन एरियाज में, जो मध्य अमेरिका के देश हैं, यहाँ पर माया सभ्यता देखने को मिलती है। जो इंका संस्कृति है ये पेरुवियन हाईलैंड्स में, जो साउथ अमेरिका के जो पेरू देश है, ये जो पेरुवियन हाईलैंड्स है वहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। लेबन सेरम की संकल्पना जो है रेड जेल के द्वारा दी गई थी। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। ये भी अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन में दिया हुआ है कि मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक संरचना मतलब जैसे कास्ट, गरीबी, अमीरी, धर्म, जाति, है ना, इसका प्रभाव पड़ता है मतदान प्रतिरूप पर। आप देखते ही होंगे भारत में।
और इसका कारण दिया हुआ है कि अनेक विद्वानों ने मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक आर्थिक तत्वों के प्रभावों का विश्लेषण किया है। भाई प्रभाव पड़ता है तभी तो विश्लेषण किया है, प्रभाव तो पड़ता है, ये बात क्लियर है। ये जो मतदान प्रतिरूप होता है, क्या किस प्रकार से वोटिंग होगी, तो ये जो नेता लोग होते हैं, पार्टियां होती हैं, ये सामाजिक संरचना के आधार पर लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं, काम करते हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर। लेकिन अब इस स्टडी को विद्वानों ने किया है, ठीक है, ये घटना है, लेकिन ये स्टडी विद्वानों ने की है, तो जो कारण है वो कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं करता है। दोनों बातें सही हैं, विद्वानों ने इसकी स्टडी भी की है, प्रभावों का मतलब मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक आर्थिक तत्वों के प्रभावों का विश्लेषण भी किया है, उसका अध्ययन भी किया है, लेकिन ये कारण नहीं है अभिकथन का। कथन दोनों ही सही है, मतलब अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अति उच्च हैं? तो अफ्रीका में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 99, अच्छा क्वेश्चन है। प्रायः प्रवेशी सौरिक विकिरण जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसमें संतुलन कब मिलेगा, संतुलन कब देखा जा सकता है? देखिए कोई एक फिक्स टाइम नहीं हो सकता, ये 2 से 4 बजे के बीच में जो है इन दोनों के बीच में बैलेंस देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या देश नॉर्वेजियन सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो फिनलैंड आता है, नॉर्वे, स्वीडन आते हैं, डेनमार्क, आइसलैंड आता है, लेकिन आर्कटिक द्वीप समूह नहीं आता है। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है 101। किस स्थान विशेष के लिए औसत मासिक वर्षा और तापमान प्रदर्शित करने के लिए कौन सा ग्राफ उपयुक्त है? किसी स्थान पर अगर हमको औसत मासिक वर्षा और तापमान प्रदर्शित करना है तो कौन सा ग्राफ हम यूज़ करेंगे? बहुत आसान सवाल है, हीदर ग्राफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है? बहुत बार PYQ में मैंने इसको कराया है। अक्सर मैं जब भी PYQ कराता हूँ तो कोई ना कोई भूमध्य सागरीय जलवायु का क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है? तो मध्य चिली जो है वो इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 103। विस्तार प्रभाव और पश्च प्रवाह प्रभाव, ये जो स्प्रेड इफेक्ट और बैकवाश इफेक्ट है, इसके बारे में गुन्नार मिर्डाल ने बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। जैसे बहुनाभिकीय सिद्धांत CD हैरिस ने दिया है, ये तो बिल्कुल सुमेलित है। संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत भी बर्गेस का है, ये सुमेलित है। खंड सिद्धांत होमर व्हाइट का है, ये सुमेलित है। लेकिन ढलान सिद्धांत गैरिसन का नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। बहुत ही आसान सवाल है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मेगालोपोलिस शब्द की रचना की? जीन गॉटमैन। कितने बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है कि 1990 के दशक तथा इसके बाद का समय भूगोल के किस पैराडाइम में सम्मिलित है? तो वो ना तो क्रांतिकारी भूगोल है, ना वो आधुनिकवाद है, ना ही वो पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद है, ये है पोस्ट मॉडर्निज्म। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित सागरों तथा झीलों को उनकी लवणता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ध्यान दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो देखिए, टर्की की जो वान झील है, इसकी लवणता सबसे ज़्यादा है। उसके लिए मैं ये एक बड़े रेक्टेंगल का प्रयोग कर रहा हूँ, बड़ा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बनाया। जबकि जो कैस्पियन सागर है उसकी जो लवणता है वो सबसे इन चारों में सबसे कम है। तो उसके लिए मैं एक पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ, उसका एरिया सबसे कम है। अब डेड सी और ग्रेट साल्ट लेक में डेड सी की लवणता ग्रेट साल्ट लेक से ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं एक और छोटे रेक्टेंगल का यूज़ कर रहा हूँ, और ग्रेट साल्ट लेक के लिए मैं और भी ज़्यादा छोटे रेक्टेंगल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मतलब सिंबल ये बता रहा है कि ग्रेट साल्ट लेक की जो लवणता है वो डेड सी से भी छोटी है। अब इन सिंबल्स के आधार पर इनको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दीजिए।
तो सबसे छोटा सिंबल, सबसे छोटा है 3, उससे बड़ा है 4, उससे बड़ा है 1 और उससे बड़ा है 2। कभी गलत नहीं होगा अगर इस ट्रिक से आप काम करेंगे तो 3 4 1 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्मों और संवेदकों, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स और सेंसर्स दिए हुए हैं, को बढ़ते स्थानिक नियोजन इंक्रीजिंग स्पेशियल रेजोल्यूशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ता हुआ स्थानिक नियोजन, देखिए जैसे स्थानिक नियोजन का मतलब क्या है? ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंसर्स जो हवा में, ये जो स्पेस में मूव कर रहे हैं, ये ज़मीन में कितनी छोटी से छोटी वस्तु को देख सकते हैं, कितनी छोटी से छोटी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को बोला जाता है स्पेशियल रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखें कि इनके ये जो 4 सेंसर्स दिए हुए हैं, इनका स्पेशियल रेजोल्यूशन है कितना। तो देखिए, ये जो GeoEye-1 का जो पेनक्रोमेटिक सेंसर होता है, इसका रेजोल्यूशन होता है लगभग 0.4 मीटर के आसपास, जबकि जो IRS पेनक्रोमेटिक है, इसका जो स्पेशियल रेजोल्यूशन है वो होता है 5.8 मीटर, जबकि नोवा का जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है वो होता है 1 किलोमीटर के आसपास, 1.1 किलोमीटर। मतलब ये जो नोवा का सैटेलाइट जो होता है वो ज़मीन पर चीज़ों में विभेदन करने की जो उसकी क्षमता है वो मात्र 1 किलोमीटर की है। वो 1 किलोमीटर से छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, वो 1 किलोमीटर तक की ही चीज़ों को या ज़मीन के लैंड यूज़ को देख सकता है, उससे छोटी चीज़ों को ये नहीं देख पाएगा। जबकि GeoEye-1 है, ये ज़मीन पर पड़ी हुई 40 सेंटीमीटर की वस्तु को भी देख सकता है। ज़मीन पर अगर कार खड़ी हुई है तो बड़े ही आसानी से ये कार को देख लेगा, पानी की टंकी को भी ये देख लेगा। अगर 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर की पानी की टंकी अगर आपके घर की छत पर रखी हुई है तो उसको बड़ी आसानी से ये GeoEye देख लेगा। तो उसकी विभेदन क्षमता, इसका स्पेशल रिजोल्यूशन सबसे बेस्ट है GeoEye का, जबकि नोवा का सबसे पुअर हो गया। जबकि आइकोनोस का ये जो मल्टी स्पेक्ट्रल है, इसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है वो लगभग 4 मीटर के आसपास होता है, 3 से 4 मीटर के आसपास होता है, 3.2 से लगभग 4 मीटर के आसपास होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मीटर। तो जिसकी वैल्यू सबसे कम, उसका स्पेशल रेजोल्यूशन सबसे बेहतरीन। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि हमको चारों को अरेंज करना है, तो इसके लिए हम 1 2 3 4 ऐसे इसको हम अरेंज कर दें। तो जो सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़ते हुए क्रम में हमको चूँकि इसको अरेंज करना है, जो सबसे बेहतरीन है वो है GeoEye का, दिया हुआ है नंबर 1 पर। तो इस तरीके से या तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, C, या ऑप्शन डी सही होगा। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है 4, 1 के बगल में दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है कि 4 मीटर है ना, और यहाँ पर दिया हुआ 5.8 मीटर, 1.1 किलोमीटर। तो सबसे पुअर है 1.1 किलोमीटर नोवा का, तो नोवा को मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, तो 3 1 और 3 और 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो 4 को लिख देते हैं हम यहाँ, क्योंकि 4 पर लिखा हुआ आइकोनोस और इसका हुआ है 4 मीटर का, मतलब ज़मीन की 4 मीटर की वस्तु को भी, 4 बाई 4 मीटर की वस्तु को भी ये देख लेगा। जबकि जो आइकोनोस का जो सेंसर है वो ज़मीन पर 4 मीटर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, वो 5.8 मीटर की वस्तु को देख पाएगा, 5.8 मीटर की वस्तु को ही देख पाएगा। तो वो हमने रख दिया यहाँ पर, 2 नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 3 2 4 1 ये, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो कोई सेंसर ज़मीन पर जितनी छोटी से छोटी वस्तु को ऑब्जर्व कर सकता है, जितनी छोटी से छोटी वस्तु से रिफ्लेक्ट होने वाले रेडिएशन को रिसीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, उसका चित्र बना सकता है, उसको इमेज में दिखा सकता है, उसको बोला जाता है स्पेशियल रेजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। अच्छा सवाल है। यदि किसी क्षेत्र में केंद्रीय स्थान प्रणाली का संचालन K/7 सिद्धांत के अंतर्गत होता है, तो क्रिस्टॉलर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के संदर्भ में यह मान किसका प्रतिनिधित्व करता है? बहुत आसान सवाल है, इतना बड़ा देने की ज़रूरत ही क्या थी, इतना अधिक लिखने की ज़रूरत ही क्या थी। K/7 होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, प्रशासनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है अल्बर्टा लो चक्रवात। अल्बर्टा कहाँ है? कनाडा में है। अल्बर्टा लो ये जो चक्रवात है की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? मैक्सिको की खाड़ी में नहीं, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर नहीं, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर नहीं, ये होती है कनाडियन रॉकी पर्वतों के पूर्वी भाग में। यहाँ स्पेसिफिकली दिया हुआ है,
यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से दिया हुआ है। वैसे तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, तो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट तो बहुत बड़ा तट हो गया ना, ये यूएसए में भी आ सकता है, मैक्सिको में भी आ सकता है, कनाडा में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कनाडियन रॉकी पर्वतों के पूर्वी भाग में। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, अल्बर्टा लो चक्रवात वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। अच्छा सवाल है, कठिन सवाल है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो ये काफ़ी कठिन है। जैसे निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो साबरमती, तापी, स्वर्णरेखा या कावेरी। तो ये कठिन सवाल है ना, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा है तो इसका आंसर आप आसानी से कर लेंगे। कावेरी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। अब यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी क्वेश्चन है, कुछ लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, किसके द्वारा वो बन रहे हैं वो दिया हुआ है, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमको बताना है। कैनियन नदी के द्वारा बनते हैं, ये सही हैं। ज्यूजेंस जो होते हैं विंड्स के द्वारा बनते हैं मरुस्थलों में, ये भी सही हैं। हिमोड़ हिम नदी के ग्लेशियर्स के द्वारा बनते हैं, ये भी सही हैं। बचा इंसेलबर्ग, तो यही इसका आंसर होगा। इंसेलबर्ग भौम जल ग्राउंड वाटर के द्वारा नहीं बनते हैं, ये मरुस्थलों में जो है वो हवा के द्वारा बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भू राजनीति शब्द दिया था? बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन डी जेलियन के द्वारा दिया गया था ये शब्द जो है भू राजनीति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जीन गॉटमैन मेट्रोपोलिस नहीं, जीन गॉटमैन मेगालोपोलिस, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 115 PYQ है। रसेल और निफेन ये शब्द जब भी आपके सामने आए तो इन्होंने दुनिया को कितने सांस्कृतिक परिमंडलों या सांस्कृतिक रीजन्स में डिवाइड किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमेशा याद रखिएगा, रसेल और निफेन 7, इन्होंने दुनिया को 7 सांस्कृतिक विश्व या कल्चरल वर्ल्ड्स या कल्चरल रीजन्स में डिवाइड किया था, 7। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 116। यदि सहसंबंध गुणांक का मान R का मान प्लस 0.9 है तो यह क्या प्रदर्शित करता है? यह उच्च धनात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। स्थानिक अंतरक्रिया का गुरुत्व मॉडल किससे संबंधित है? किसने दिया था? बहुत आसान सवाल है, स्टीवार्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। ये कठिन सवाल है ना। अब ये मैपिंग का क्वेश्चन है और मैपिंग में भी ये कठिन सवाल है। देखिए, बड़ा ही अस्पष्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित नदियों के पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में, नदियों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि नदी की उत्पत्ति किस स्थान से हो रही है उसको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना। इधर से, जैसे इस तरफ पश्चिम है, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से हमको व्यवस्थित करना है। तो सतलज दिया है, व्यास दिया है, रावी है, चेनाब और झेलम, तो बड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। तो हमको पता है कि सतलज की उत्पत्ति सबसे पूर्व में होती है तिब्बत में, तो सतलज को हम लिख देते हैं इधर, यहाँ पर हमने लिख दिया सतलज, तो सबसे पूर्व में तो ये है। तो नंबर एक पर जो है वो है सतलज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 5 नदियाँ दी हुई हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। इनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब नदियों को व्यवस्थित करने का मतलब क्या है पूर्व से पश्चिम के क्रम में? इसका मतलब ये है कि नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है ना, उसको अगर हम इंडिकेट कर लें तो हम उनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। तो देखें, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम ऑप्शंस को देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी में दिया हुआ है 1 और लास्ट में दिया हुआ है सभी में 5।
तो एक का मतलब हो गया सतलज। सतलज नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो सबसे पूर्व में है, सबसे ज़्यादा पूर्व में है। ये बात बिल्कुल सही है, तो हमने उसको लिख दिया नंबर 1 पर। और उसके बाद जो झेलम नदी है उसका उद्गम क्षेत्र सबसे पश्चिम है, सबसे पश्चिम में है, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। अब रह गए व्यास, रावी और चेनाब। अब कौन से 3 रह जाते हैं? व्यास, रावी और चेनाब। अब इन तीनों को देखना है, अब इन तीनों को भी हमें अरेंज करना है पूर्व से पश्चिम के क्रम में। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे पूर्व में, इनमें सबसे पूर्व में अगर मतलब सतलज के बाद अगर किसी नदी का उद्गम क्षेत्र आता है तो वो है चेनाब। सतलज के बाद अगर किसी नदी का उद्गम क्षेत्र आता है, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर अगर मैं सतलज को लिखूँ सबसे पूर्व में, उसके बाद में लिखूँगा तो चेनाब। चेनाब का उद्गम क्षेत्र सतलज से थोड़ा सा पश्चिम में है। चेनाब के बाद व्यास का उद्गम क्षेत्र है, और व्यास के बाद रावी का उद्गम क्षेत्र है, और रावी के बाद झेलम का उद्गम क्षेत्र है, झेलम। तो इस तरीके से ये ईस्ट है और ये इधर वेस्ट है। तो ईस्ट से वेस्ट के क्रम में हमने व्यवस्थित किया। तो सतलज, चेनाब, सतलज का मतलब 1, चेनाब का मतलब हो गया 4, व्यास का मतलब हो गया 2, रावी का मतलब हो गया 3, और झेलम का मतलब हो गया 5। तो 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5 यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन काफ़ी टफ है, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज मतलब एक नई चीज़ सीखने को मिली है कि नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है, मतलब जैसे कि अभी भारत में और कोई नदियाँ होती तो एक बार के लिए बड़े ही आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था, लेकिन चेनाब, व्यास, रावी, झेलम नदियाँ, अब इनके उद्गम क्षेत्र में कौन सा ज़्यादा पूर्व में है, कौन सा कम पूर्व में है, ये अंदाज़ लगा पाना बड़ा मुश्किल है। तो आज एक नई चीज़ हम लोगों को इस क्वेश्चन से पता चली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। प्रवाल विरंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक सबसे अधिक प्रभावी है? यहाँ पर ये जो कोरल ब्लीचिंग होती है उसके कुछ कारणों का, उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। तो कौन सा सबसे अधिक प्रभावी है? तो जो ग्लोबल लेवल पर जो समुद्रों के तापमान में वृद्धि होती है उसके कारण से प्रवाल विरंजन होता है, यही सबसे प्रमुख कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। इसमें कहा जा रहा है कि होस्ट और ग्राबेन शब्द निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक लक्षण से संबंधित हैं? तो ये भ्रंश घाटियों से संबंधित ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द क्या हैं, ये लैंड फॉर्म्स हैं, इनका संबंध होता है रिफ्ट वैलीज से। तो इस तरीके से आज मैंने आपको इस वीडियो में, इस पेपर में पूछे गए ज्योग्राफी के 90 क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। देखिए, अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर जो है वो सरल भी नहीं था और मतलब कठिन भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। लेकिन मॉडरेट में भी ये सरल है, मतलब मॉडरेट के आधार पर भी अगर हम देखें तो ये मॉडरेट और सरल के बीच में पेपर आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस पेपर के बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। कुछ क्वेश्चन ने, जैसे कि अभी जो मैंने नदियों का जो पश्चिम से पूर्व का या पूर्व से पश्चिम का जो क्रम था जो मैंने आपको बताया, वो क्वेश्चन दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आईएएस लेवल का क्वेश्चन था ये। तो ये पेपर बहुत अच्छा आया है और क्वालिफाइंग पेपर है। अब इस पेपर को अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप बड़े ही आसानी से इसकी मेंस की परीक्षा को दे पाएंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।